नमस्कार, मैं रामकृष्ण लाल की मानसी प्रोडक्शंस में आपका स्वागत करता हूँ। माई स्टोरी सीरीज में इस बार अपनी स्टोरी बतला रहे हैं सीनियर फिल्म जर्नलिस्ट हनीफ जवेरी जी। नाइनटीन 1986 में प्रकाश मेहरा ने अपने एक पिक्चर बनाई थी ईमानदार। तो उन्होंने उसकी कैसेट लॉन्चिंग पार्टी रखी थी हॉलीडे में। तो मैं वो पार्टी अटेंड करने कवरेज के लिए गया था फिल्म सिटी के लिए। तो मैं जब पार्टी से खा पी के कवरेज करके जब मैं निकल रहा था तो मैं प्रकाश जी से मिलने गया। मैंने कहा प्रकाश जी मैं निकल रहा हूँ। तो प्रकाश जी मेरे से बात करने लगे, कैसा रहा, क्या म्यूजिक कैसा पसंद आया, ये वो जो उन्होंने बताया वहाँ पे। तो पीछे से मेरे शोल्डर पे एक हाथ आके रहा और जिस शख्स ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा उसी शख्स ने प्रकाश मेहरा से कहा साहब मैं निकल रहा हूँ। मैं टर्न होके देखा तो जो बंदा मेरे शोल्डर पे हाथ रखा था वो कोई और नहीं महमूद साहब थे, जिनकी फिल्में मैं बचपन से देखना पसंद करता था। तो प्रकाश मेहरा जी ने मुझे महमूद साहब से मिलवाया। तो महमूद साहब ने मुझसे कहा कि बहुत खुश हुए मुझसे मिलके। मैंने कहा भाई मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ, मैं तो बचपन से आपका फ़ैन रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे अपना एक लैंडलाइन नंबर दिया, बोले मुझे कल परसों में फ़ोन करो फिर अपन बैठते हैं। और इस तरीके से मेरा उनका इंटरव्यू का मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो जब भी यूएसए से आते मुझे मिलते, मैं उनको इंटरव्यू करता या इंटरव्यू नहीं भी करता तो उनसे मिलने जाता और हमारी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। फिर महमूद साहब ने मुझसे कुछ 2001 में मुझसे कहा कि आप मेरी लाइफ में बुक लिखो, मैं आपको पूरा हेल्प करूँगा। तो इस तरीके से मैं महमूद साहब की बुक लिखा, जिसमें महमूद साहब खुद ने एक चैप्टर लिखा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बुक रिलीज होने के कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले ही महमूद साहब की डेथ हो गई। लेकिन महमूद साहब ने पूरा ये नहीं कहा कि इसमें मेरा इतना परसेंटेज होगा, ये पूरा कहा आपकी मेहनत है, आप पूरे का पूरा आप रखो, आपको जो पेपर चाहिए मैं आपको करके देता हूँ। उन्होंने करके मुझे दे दिया और इस तरीके से मेरा नाम एज ए ऑथर वहाँ से स्टार्ट हुआ। और अभी जो है, अभी आपके सामने जो है वो संजीव कुमार की बुक आ गई है। फिल्म पत्रकारिता होती क्या चीज़ है? हाँ, फिल्म पत्रकारिता क्या होती है? ये एक सूत्र होता है जो स्टार और उनके चाहने वालों के बीच का एक सूत्र होता है। एक नुमाइंदा होता है आवाम का, फैंस का, जो उनके एवज में स्टार से सवाल करता है। स्टार जो जवाब देता है तो वो लोग पढ़ते हैं कि हाँ भाई इस सवाल का जवाब, वो एक सूत्र होता है मेरे ख्याल से। और आप लोग जब पत्रकारिता करते थे तो जैसे कुछ बातें होती है जो नहीं बताने वाली होती, फिर भी अपने हिसाब से पहचान से निकाल लेते हैं हम। तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्शन होता था आपके साथ कि ये चीज़ मत छापना, ये बताना नहीं किसी को? भाई ऐसा हो गया था मेरे साथ एक बार कि मैं एक पिक्चर बन रही थी वाल्मीकि। तो मैं सुरेश ओबरॉय का इंटरव्यू करने के लिए लक्की स्टूडियो गया था गुजरात। वहाँ पे हम लोग को प्रेस वालों को लेके गए थे 2-3 दिन के लिए। तो वाल्मीकि की शूटिंग पे मैं गया था। तो सुरेश ओबरॉय ने एक फ्लो में ये बोल दिया कि वाल्मीकि डाकू थे और वो डाकू ने रामायण लिखी। और उन्होंने कुछ और भी कह दिया, मुझे भी उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है क्योंकि ये एक अलग तरह का माहौल है। मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, जो उन्होंने कहा वो मैंने फिल्म सिटी मैगजीन में छाप दिया। अब मैंने तो लिख दिया, उस पर ना प्रूफ रीडर का कुछ ख्याल गया, ना एडिटर का गया, ना सब एडिटर का गया। वो मैटर आ गया मार्केट में और संगरूर पंजाब से वाल्मीकि संस्था की तरफ से एक लीगल नोटिस आ गया और उन्होंने केस दायर कर दिया पब्लिशर पे, मुझ पे, सुरेश ओबरॉय पे। और सुरेश ओबरॉय कोर्ट में टन मार गए कि मैंने इंटरव्यू दिया ही नहीं है। लेकिन उनके साथ मेरी फोटोग्राफ्स भी थी, उनका टेप था पूरा, उसको टेप का ज़माना आ चुका था। अल्टीमेटली बहुत लंबे चक्कर मैंने खाए ये लिख के। लास्ट में जो जजमेंट आया वो मेरी फेवर में था और सुरेश ओबरॉय को कुछ फाइन वाइन हो गया था उसमें।
लेकिन बड़ी मजे की बात यह थी कि जिस संस्था ने केस किया था वो मुझे वहां पे बहुत वेलकम कर रही एयरपोर्ट पे छोड़ने तक आती थी, और मुझे उन्होंने रहने का भी बोले कि आप हमारे आश्रम में ही रहो इधर। तो मैं रुकता नहीं था, कंपनी ने मुझे होटल में रुकने के लिए कहा था। वो लोग मेरे पीछे, वो लोग मतलब अच्छे से प्यार से पेश आते थे, और वो लोग भी जानते थे कि ये इनोसेंट है, इसको कुछ मालूम नहीं था, इसने उसने बोला, इसने लिख दिया। तो ऐसा मामला मेरे साथ हुआ था। तो आप जैसे पूछ रहे हैं कि कुछ कंट्रोवर्सी, तो कई बार स्टार फ्लो में कुछ कह देता है, फिर उसको एक दूसरा भी इंसिडेंट है, अगर मैं आपको बताऊं तो सुना दूं। राज बब्बर साहब हमारे एडिटर के खास दोस्त थे, तो वो फिल्म सिटी में कॉलम भी लिखते थे, राज करके ऐसा कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो मेरे एडिटर साहब ने, मेरे बॉस ने मुझे राज बब्बर से मिलवाया कि इसका इंटरव्यू कर लो। तो राज बब्बर ने फ्लो में ये बोल दिया कि लोकसभा में तो अच्छे अच्छे लोगों का पेशाब निकल जाता है, और ये इसी को शायद हेडलाइंस बना के पेश कर दिया, तो वो बड़ा बवाल हो गया था। तो राज बब्बर टन मार गए, बोले मैंने ऐसा बोला ही नहीं। तो मैंने कहा बाबा ये मेरे पास तो टेप है। अब ये हर चीज़ तो हम लोग ऐसा नहीं है कि सोच के लिखे क्या सही है क्या गलत है। तो स्टार कभी कभी फ्लो में कुछ बोल देता है, फिर वो टन मार जाता है कि मैंने ऐसा बोला नहीं है। और कभी कभी हम लोग को लगता है कि इसने गलत बोल दिया, तो हम खुद एडिट कर देते हैं कि नहीं नहीं इसको निकाल देते हैं। ऐसा ये चलते रहता है, दोनों तरफ से कुछ ना कुछ होते रहता है। पत्रकारिता से जुड़ी एक और बात, एक बहुत फेमस वर्ड है गॉसिप, उसके बारे में बताइए। गॉसिप तो देखो, फिल्म मैगजीन्स जो है ना, वो आपको कोई प्रेरणा नहीं देती है। फिल्म मैगजीन्स इससे टाइम पास चीज़ होती है कि आदमी सफ़र कर रहा है तो फिल्म मैगजीन्स पढ़ ले, इससे इंटरटेनमेंट होता है फिल्म मैगजीन्स। तो जहाँ इंटरटेनमेंट होगा वहाँ तो गॉसिप्स होगी ही ना। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी मैगजीन ये कहे कि हम लोग दूध के धुले। फिल्म फेयर में भी गॉसिप्स आती है कभी कभी, और स्टारडस्ट में तो गॉसिप पे ही मैगजीन्स था, बड़े बड़े स्कैंडल खड़े कर देते थे वो लोग। तो ये नथिंग इज न्यू। तो फिल्म सिटी में भी गॉसिप्स होती थी, ऐसा नहीं है, मैं नहीं कहूँगा कि नहीं होती थी। पर फिल्म सिटी में ज़्यादातर इंटरव्यूज़ जो है वो जेन्युइन होते थे, बहुत जेन्युइन होते थे। इतने जेन्युइन होते थे कि फिल्म सिटी को दूसरी मैगजीन्स वो इंटरव्यूज़ को कॉपी करती थी। वो मकाम तक हमने फिल्म सिटी को पहुंचा दिया था। और एक और चीज़ था कि कभी कभी कहा जाता है कि गॉसिप कुछ स्टार वो लोग करवाते थे। हाँ, जैसे मैं पीआरओ था तो मुझसे कहा जाता था, जैसे मैं एक पिक्चर कर रहा था, गुनाह पिक्चर में पीआरओ कर रहा था, तो महेश भट्ट ने मुझे बुलावा के मुझसे कहा कि देखो मैं ऊटी चल रहा हूँ आपके साथ, और ये पहली बार मेरी दोनों बीवियाँ साथ में चल रही है। यानी पूजा भट्ट की मदर भी चल रही है और आलिया भट्ट की मदर भी चल रही है। तो आपको ऐसा बनाना है कि महेश भट्ट की हालत खराब थी, कभी वो ये रूम में भागते थे, कभी वो रूम में भागते थे। तो वो करना पड़ता है, पिक्चर को लाना है न्यूज़ में। तो वो होता है, नहीं इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। स्टार खुद भी गॉसिप क्रिएट करता है। पिक्चर जब आप देखो, कितनी फिल्में रिलीज के वक्त हीरो हीरोइन का रोमांस क्रिएट किया जाता है, हीरो हीरोइन का। वो हीरो को भी पता होता है कि ये फिल्म को पुश करने के लिए। अभी ये चीज़ें थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये होती आ रही है, और ये आज से नहीं, ये मधुबाला और मीना कुमारी के ज़माने से होती आ रही है। एज ए फिल्म पत्रकार आपने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किए, इसमें सबसे ज़्यादा मज़ा किसका इंटरव्यू करके आया है? मेरे फेवरेट एक्टर दिलीप साहब का। दिलीप साहब के साथ काम, एक तो उनके जो बात करने का इतनी मीठी उर्दू बोलते हैं वो, और बहुत ही फुटेज लेकर के बात करते हैं, तो हमको ये फ़ायदा रहता है कि हम उसी दौरान दूसरे सवाल बना लेते हैं फ़ौरन। अगर फटफट स्टार जवाब दे तो शायद दूसरा सवाल बनाने में टाइम निकल जाता है। दिलीप साहब के साथ भी मज़ा आया। मुझे अशोक कुमार के साथ बहुत मज़ा आया था। मैं अशोक कुमार साहब का इंटरव्यू करने के लिए गया, उनको दादा साहेब फाल्के मिल रहा था, शायद 88-89 की बात है। तो मैं उनसे अपॉइंटमेंट लेके उनसे मिलने जब गया, तो मैं बहुत दुबला पतला था। तो उन्होंने कहा भाई आपका नाम सुना हूँ भाई हनीफ ज़वेरी, आप इतने दुबले पतले क्यों हो, आप इधर आओ। और उन्होंने मुझे लेटा दिया, जो डॉक्टर लोग जो बेड पे लेटाते उस पर लेटा दिया, और मेरा चेक करना स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा ये क्या डॉक्टर भी थे, वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि ये एक पूड़ी बनाई उन्होंने
कूट के मेरे सामने उन्होंने मेरे मुंह में डाली और बोले थोड़ी देर बैठो। फिर उन्होंने और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इंटरव्यू दिया और बाद में उन्होंने मुझसे कहा कि अगली बार जब आप इंटरव्यू लेने आओगे तो आपका वज़न जो है वो बढ़ावा होना चाहिए, वरना मैं आपको इंटरव्यू नहीं दूंगा। और उन्होंने इतना मुझे कहा कि उन्होंने पूरा प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया मुझे कि ये आपको दवा जो है होम्योपैथ की, ये प्रिंसेस स्ट्रीट के फलां दुकान पे आपको मिलेगी और वहाँ पे आप बताइएगा, ये बहुत सस्ती होती है, आपको 3 महीने का कुछ 20-25 रुपये में 3 महीने की दवा मिल जाएगी। आप इसको बराबर 10 to 10 मैं जो लिख के देता हूँ हिसाब से खाएंगे तो आपको भूख भी लगेगी, आपका वज़न भी बढ़ेगा। तो मज़ा आया उनके साथ। और ऐसे इंसिडेंट तो बहुत होते रहते, कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं, ये तो चलते रहता है। के ज़माने में जब ऐस खान और मैं हम दोनों मिलकर स्ट्रगल करते थे या हम लोग एज ए फ्रीलांसिंग काम करते थे, तो उस ज़माने में ऐसे महमूद साहब जो है वो उनका हमारे घर बहुत आना जाना था। ऐसे महमूद यानी कि कमाल अमरोही के असिस्टेंट ऐसे बाकर के बेटे। और ऐसे महमूद साहब ने 2 फिल्में बनाई थी, आजा सनम और दयारे मदीना बना चुके थे, और वो तीसरी फिल्म बना रहे थे जीनत। और जीनत बहुत बड़े बजट की पिक्चर थी उस ज़माने में, और उसमें बड़ी स्टार कास्ट थी, जितेंद्र, रीना रॉय जी थी, नवीन निश्चल साहब थे, सारिका, अमजद खान, ये सारे के सारे कलाकार उसमें थे। तो मैं ऐसे महमूद साहब को पता था कि मैं ड्रामा में काम करता हूँ, तो उन्होंने मुझे पिक्चर में ले लिया बिंदु जी के छोटे भाई के रोल में। और वो कुछ कैरेक्टर ऐसा था कि बिंदु जी, वो ऐसी पिक्चर थी, बिंदु जी वैम्प में एकदम फिट हो गई थी, लेकिन ये ऐसी पिक्चर थी जो उसकी वैम्प इमेज को तोड़ना चाहती थी वो। तो पूरा बहुत पॉजिटिव रोल कर रही थी वो, कि अपने छोटे भाई का वो ध्यान रख रही है, उसकी पढ़ाई पर, उसकी लिखाई पर, क्योंकि माँ बाप नहीं है तो उसको कुछ बनाना है। और पिक्चर में मेरा कैरेक्टर ऐसा था कि मैं जुआ खेलता हूँ और पैसे कुछ हार जाता हूँ, तो उसको पता चलता है, तो वो नाराज होती है। तो पहले दिन की जो शूटिंग थी उसमें बिंदु जी को मुझे थप्पड़ मारना था, और उन्होंने थप्पड़ मारा, लेकिन वो रीटेक पे रीटेक होते चले गए, तो मुझे कुछ 4-5 थप्पड़ उनके खाने पड़े, तब जाके वो सीन ओके हुआ। अब चूंकि मैं जीनत से जुड़ा हुआ था, तो जीनत के राइटर थे अमृत अरियान, तो मैं अमृत अरियान जी का असिस्टेंट बन गया। कुछ सीखूं मैं उनसे कि स्क्रीन प्ले कैसे लिखा जाता है, तो मैं उनको असिस्ट करने लगा। और साथ साथ मैं अब्बास साहब, एस एम अब्बास का भी असिस्टेंट बन गया, कि शूटिंग वाले दिन मैं अब्बास साहब के साथ रहता था। और मेरी वजह से और हम लोग की वजह से एस खान साहब भी अब्बास साहब के साथ जुड़ गए। तो ये इस तरीके से हम लोग काम कर रहे थे। तो एक रोज मुझे अब्बास साहब बुलाए और मुझे हाथ में डायलॉग की स्क्रिप्ट दे दी और कहा कि जाके रीना जी को सुना के आओ, अभी सीन पिक्चराइज होना है। तो मैं रीना जी के मेकअप रूम में गया और मैंने रीना जी के हाथ में वो स्क्रिप्ट दी। मैंने कहा ये डायलॉग्स है और अभी आपको सेट पे जब बुलाया जाएगा तो ये सीन फिल्माना है। तो रीना जी ने हाथ से स्क्रिप्ट ली और मुझसे कहा कि ये मुझे किस मूड में कहना है। तो मुझे आइडिया नहीं थी क्योंकि मैं बिल्कुल नया ही था। तो मैंने कहा अरे बाप, मुझे तो अब्बास साहब ने बताया नहीं। और मैंने उनका हाथ से स्क्रिप्ट ले ली और मैंने कहा मैं अभी पूछ के आता हूँ। तो रीना जी ने कहा ठहरो, और उन्होंने मेरे हाथ से स्क्रिप्ट ली। और स्क्रिप्ट लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप इधर बैठ जाओ थोड़ी देर। और मैं बैठ गया और वो मेरा एक्चुअली टाइम पास कर रही थी। बाद में उन्होंने मुझे बताया कि मैं इमीडिएटली अगर आपको अब्बास साहब के पास भेज। आप एज ए फिल्म पत्रकार रहे, अपने कैरियर से संतुष्ट रहे आप? अरे जिस दिन लता मंगेशकर अपने कैरियर से संतुष्ट हो जाएगी तो गाना गाना बंद कर देगी ना। कोई कैरियर से संतुष्ट नहीं होता, उसको लगता है आज जो मैंने किया कल इससे और अच्छा करूं। और वो स्पिरिट ही जो उसको जिंदा रखती है काम करने के लिए। अगर आदमी संतुष्ट हो गया तो
तो उसका काम स्टॉप हो गया ना, उसके आगे वो कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैं ये उस तरीके से संतुष्ट हूँ कि लोग मेरे काम को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन मुझे अभी भी इच्छा है कि मैं इससे बेहतर कुछ करूँ, इससे कुछ और अच्छा करूँ। थैंक यू वेरी मच।